हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, केजरीवाल और कटोरा कटाक्ष। आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको सम्मान से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? चाइनीज प्रीमियर यूएस में थे। अमेरिका की सरकार ने उनके लिए आधिकारिक भोज का आयोजन किया। वहां पे तमाम कंपनियों के लोग राष्ट्रपति से मिलने खुद आए। वो अलग अलग कंपनियों के दरवाजों पर निवेश का कटोरा लेकर खटखटाने नहीं गए थे कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। आम आदमी पार्टी हुई पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर आक्रामक। पीएम तो अमेरिका में भारत का डंका बजाकर लौट आए, लेकिन सियासी पार्टियां उनकी जमकर आलोचना कर रही हैं। कांग्रेस के तीखे वार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि ये भारतीय प्रधानमंत्री के कद को शोभा नहीं देता कि वो एक एक कंपनी में जाकर निवेश की गुहार लगाए। ये बहुत ही हास्यास्पद है। इस प्रकार का स्टेटमेंट, इस प्रकार की टिप्पणी जब प्रधानमंत्री विदेशी भूमि पर हो तो कम से कम मुख्यमंत्रियों को नहीं करना चाहिए। इससे एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। केजरीवाल का कहना है कि पहले मेक इंडिया करो, फिर मेक इन इंडिया की बात करो। पीएम के इस विरोध में केजरीवाल को और लोगों का भी साथ मिला है। But whether anything happens on the ground is something to see. I don't believe we need to carry these certificates like garlands around our neck. We want change on the ground. यही नहीं, पीएम के काम की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई देते हुए शिवसेना ने अलग ही लाइन ले ली। उसका कहना है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव का योगदान नहीं भूला जा सकता। उन्होंने देशहित में काम किया। तो पीएम के विदेश दौरे पर देश में भी जमकर हो रही है सियासत। हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी का अमेरिका जाकर बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए बुलाना भीख मांगना है? इसी मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं। मोदी सरकार के समर्थक के तौर पर जाने माने उद्योगपति जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं संघ के विचारक के तौर पर। मेरा पहला सवाल आपको बता दूं, 45 सेकंड के लिए ओपनिंग रिमार्क्स हैं और उसके बाद डिबेट को हम शुरू करेंगे। तो पहला सवाल सीधे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे से पूछ रहा हूं। ऐसा आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश जाकर देश की नाक कटा दी, देश को नीचा दिखा दिया? क्यों आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इतना तीखा हमला बोला? दिलीप पांडे। नहीं, इसे आक्रामक हमला कहने की बजाय एक स्वस्थ संवाद की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं बड़ा हतप्रभ हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सधे हुए मजे हुए प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। भाई, एजेंडा ये है ना, राष्ट्र निर्माण करना है, देश को मजबूत बनाना है, डिजिटल इंडिया करना है, मेक इन इंडिया करना है। हम भी उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार थोड़े से अलग हैं। और विचारों के अलग होने से हम एजेंडा विहीन कैसे हो जाते हैं या राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाते हैं, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। हम इस बात पे सहमत असहमत हो सकते हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना चाहिए कि पहले पड़ोसी को इनवाइट करना चाहिए। हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि पहले हमें अपना मास्क लगाना चाहिए कि पहले पड़ोसी का मास्क लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बावजूद अगर हम चर्चा करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और इस तरह की कॉन्वर्सेशन को नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरह। चलिए सर, दिलीप भाई, आपके 45 सेकंड हो गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उसको केवल एक पॉजिटिव डायलॉग की शुरुआत की बात कर रहे हैं। संबित पात्रा, कुछ टिप्पणियां की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किए, दिलीप पांडे, आशुतोष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब ने सुनी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, क्यों यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? देखिए, प्रत्यक्षं किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी विदेश गए, किस प्रकार का उनका काम रहा, किस प्रकार की मेहनत मोदी जी की रह रही है, दुनिया का विचार मोदी जी के काम को लेकर क्या है, देशवासी मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब प्रत्यक्ष में है। लोग पल पल देख रहे हैं, पल पल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ आज के डिबेट में नम्रंति फलंति वृक्षा, जब अच्छा काम हो रहा हो, जब प्रशंसा हो रही हो, वैसे में कभी भी तू मैं तड़ाक करके लड़ाई करने के पोजीशन में नहीं आना चाहिए। वैसे में क्षमा
और क्षमा और शीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं क्षमा करूंगा कि देखिए, अभी दिलीप भाई ने कहा कि अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर में, देखिए आपका इतना बड़ा दिल्ली का घर है। संबित भाई 45 सेकंड हो गए माफी के साथ। रागिनी नायक जवाब देना चाहेंगी? संबित पात्रा तो माफी के मूड में आज, बहस मुझे लगता नहीं कि उतनी तीखी हो पाएगी, क्योंकि क्षमा याचना दिवस कल ही हम लोगों ने मनाया है और आज संबित पात्रा उसको फॉलो भी कर रहे हैं। रागिनी नायक, देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि उनकी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन है या 8 ट्रिलियन, वो विदेशी दौरे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कर रहे हैं या फिर एक मीडिया स्पेक्टिकल और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सवाल पूछना जायज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस मुंह से ये नसीहत प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि पहले अपना घर संवारो फिर बाहर की सोचो? अरे भाई, आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, डेंगू के प्रकोप से पीड़ित है दिल्ली, लेकिन आपको कहीं बिहार की सूझती है, कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूझती है, और कितनी सुविधा के हिसाब से टिप्पणी करते हैं। मोहन भागवत जब आरक्षण की बात करते हैं तो केजरीवाल खामोश हो जाते हैं, लेकिन आज अगर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बात होगी तो केजरीवाल अगर टकराव की राजनीति से कभी पीछे नहीं हटेंगे और 2 कदम आगे बढ़कर। 45 सेकंड हो गए रागिनी। राकेश सिन्हा साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आज कुछ परेशान हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरफ से ये राजनीति जा रही है, देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, लौटा भी नहीं है, और उसके पहले आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो जाना देश के भीतर मुख्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे थे विदेश जाकर, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति का जवाब राजनीति से देना पड़ा? सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हम सबको अपना थोड़ा इतिहास जानना चाहिए, और इतिहास हमें परंपरा बताती है, परंपरा हमें राह दिखाती है। 60 के दशक में भारत PL 480 की तरह के कारण अमेरिका से गेहूं लाता था, उसको कहते थे PL 480। बहुत ही दयनीय और हास्यास्पद स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनसंघ सोशलिस्ट पार्टियों ने कभी भी नेहरू जी को इस तरह से जलील नहीं किया। चीन से जो युद्ध हारने के बाद नेहरू जी पहली बार अमेरिका से आर्म्स के लिए भीख मांगने गए, लेकिन कभी भी पार्टियों ने नहीं कहा कि आप भीख मांग रहे हैं। जहां राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल होता है, जहां राष्ट्र की संप्रभुता का सवाल होता है, सम्मान का सवाल होता है, वहां प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। नेहरू जी को जलील नहीं किया गया था इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री थे। और केजरीवाल साहब के बारे में यही कहूंगा, NGO के नाम पर बाहर से भीख। जी, माफी के साथ 45 सेकंड हो गए। जफर सरेशवाला साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, मैं उनको जरूर इंक्लूड करूंगा। जफर सरेशवाला, हमने देखा जिस तरह का रिसेप्शन मिला वहां पे, चाहे आप सिलिकॉन वैली की बात कर लें, चाहे आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगा कि वो बात नहीं थी, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए। जैसा स्वागत चीन के प्रीमियर का हुआ अमेरिका में, वो नरेंद्र भाई मोदी का नहीं हो पाया। सुमित जी, बस मैं ये एक ही बार बोल पाऊंगा, इसलिए कि मुझे फिर फ्लाइट पकड़नी है, मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त दीजिए, मैं कहूँगा जी। बात यह है कि मुझे बहुत अफसोस इस बात का हो रहा है कि यानी हम लोग मर्यादा और गरिमा दोनों से हम तजावुज कर चुके हैं। एक प्राइम मिनिस्टर से या मोदी से, नरेंद्र मोदी साहब से आपको कितनी नफरत हो, ठीक है, लेकिन एक मर्यादा होती है और एक गरिमा होती है। जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिस किस्म के लफ्ज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही डेंजरस है। यानी लड़ाई हो, हर एक की होती है, लेकिन हर एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, और एक गरिमा होती है प्राइम मिनिस्टरशिप की। तो मैं समझता हूं कि इसको तजावुज कर चुके हैं। ऑपोजिशन है, ठीक है, आप ऑपोजिशन का काम है, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है मुल्क के अंदर कि जहां पर एक कंसेंसस होना चाहिए, जहां मुल्क के फायदे की चीज हो। इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहब जहां गए, अभी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, हर साल हर प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है, वहां जो बातें उन्होंने की, या उन्होंने वहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने मिले, वो जो भी मिले, तो वो पैसे अगर आएंगे, जो मेहनत कर रहे हैं वो, तो मुल्क को ही फायदा होगा उससे। तो उसके अंदर इस किस्म का रवैया इख्तियार करना, और ये हर चीज को बिल्कुल, जिसको कहते हैं बांझ, बिल्कुल नो होल्ड्स बार, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, इसलिए कि मुल्क के अंदर कुछ पोजीशनें ऐसी हैं कि जहां पर उसका एक गरिमा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो गरिमा को लोग पार कर चुके हैं। चलिए, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस इस बात का। जफर भाई शुक्रिया, आपको फ्लाइट पकड़नी है, मैं आपको इजाजत देता हूं, आप फ्लाइट पकड़े। लेकिन दिलीप पांडे, मेरा सवाल आपसे है,
G4 समिट का न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया। जापान, ब्राजील, जर्मनी तीनों को होस्ट किया इंडिया ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। ये आपको नहीं दिखा? अगर नरेंद्र मोदी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला जाते हैं तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी लेकर आएंगे वो सिर्फ अपने घर में लगवाएंगे या अपने गुजरात में लगवाएंगे? क्या उसका फायदा दिल्ली के वोटर को, हिंदुस्तान के व्यक्ति को नहीं होने वाला है? दिलीप पांडे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और हमने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि ये पारदर्शिता वाली सरकार है। जितने देशों की यात्राएं हुई और जितने एमओयू साइन हुए उनमें से कितना टर्नअप होकर इंडिया के पास है ये पता लगना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कितना जरूरी है मेक इंडिया फर्स्ट करना और मेक इन इंडिया उसके बाद में करना। जापान गए थे माननीय मोदी जी। जापान से पिछले 10 सालों में $122 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना में हुआ है, जबकि पिछले 10 सालों में, जिसमें 1 साल मोदी जी के भी शामिल हैं, सिर्फ $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि जापान ने अपनी प्रायोरिटीज ठीक से सेट की हुई हैं। इस पर संवाद क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने देश को, अपने शहर को, अपने राज्य को बेहतर बनाते हैं तो वो ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा। एक सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित शहर में कोई भी निवेशक, मैं भी अगर हूं तो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। इस बात पे चर्चा होने में क्या तकलीफ है? मेरी समझ से बाहर की बात है। आप क्षमा याचना कर रहे हैं, आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। हम इसमें यही बात कहना चाहेंगे कि आप जागिए मत जागिए, आपका मुकद्दर है, लेकिन हमारा फर्ज है आवाज लगाते रहे। दिलीप आप जी, भी आवाज लगाते रहे। दिलीप जी, ऐसा तो नहीं है संवाद से जो लोकतंत्र भागता है एक वो प्रदेश विकसित के नहीं होता है, विकास के रास्ते पर नहीं चल पाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर आप नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हैं तो आपको बढ़िया सुर्खियां मिलती हैं, आपको बढ़िया प्राइम टाइम में डिबेट में आने का मौका मिलता है। कहीं ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है आप लोगों की कि अरविंद केजरीवाल, दिलीप पांडे मिलकर हमला करें और उसके बाद आपको प्राइम टाइम में मौका मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है सुमित भाई। आप देखिए, चुनाव के पहले मोदी जी ने ही कहा था कि इस देश की जनता का सीधा वोट उनके पास ही आएगा, इसलिए सवाल भी सीधा उन्हीं के पास जा रहा है। हम एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जो भी जिनके भी हाथ में देश की कमान है उनसे सवाल पूछने के अधिकार को महसूस करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। ये मना कर दे कि प्रश्न न पूछे जाए, इनसे नहीं पूछेंगे। क्षमा याचना जैसी बात नाटकीयता लगती है। डायलॉग स्टार्ट हो रहा है कि मेक इंडिया जरूरी है कि मेक इन इंडिया जरूरी है। पहले इस पे बातचीत होनी चाहिए, अलग अलग किस्म के विचार संबित पात्रा जवाब दीजिए। जो बेहतर हो, जो राष्ट्र हित में है वो आगे इंप्लीमेंट हो जाए। ये शांत हो जाए तो जवाब दे दूंगा। हाँ, नंबर 1 देखिए, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो एक टेक्निकल पॉइंट पे मैं अपनी बहन रागिनी को पहले करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी $8 बिलियन का नहीं है, 8 ट्रिलियन का नहीं है। मैं याद दिलाऊं कि आज ही, आप तो ट्विटर पे भी हैं, आज ही आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्वीट को देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया है कितने ट्रिलियन का है, 8 ट्रिलियन का इसी साल के अंत तक हो जाएगा। अभी 7.9 ट्रिलियन का है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी। अरे हो जाएगा से क्या मतलब है? के अनुसार यही आज जो है वो तो आपको पहले बोलना पड़ेगा ना। अद्भुत। अभी 7.9 है ना किसने देखा है? रागिनी जी 7.9 है, आपको पता है कि नहीं? आपने 2.5 कहा, आपने 2.5 कहा बाय द वे, अभी बिना पढ़े आपने 2.5 कहा। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, आप दोनों एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। रागिनी जी, मैं आपको मौका दूंगा। रागिनी, संबित पात्रा अपनी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा शिष्टाचार रखिए। रागिनी जी, मैं आऊंगा आपके पास, संबित पात्रा बोलने, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। संबित पात्रा देखिए, अगर रागिनी जी या दिलीप पांडे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नकार सकते हैं तो मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता हूं। इसकी रिपोर्ट पूरी है, वो पढ़ लें। दूसरी बात, आप देखिए, नकारात्मकता, नेगेटिविटी जब अपने चरम तक पहुंच जाती है तो पहले खुद को हानि करती है, उसके बाद वो बाहर जाती है। मेक इन इंडिया के विषय में अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल चर्चा करें, अधिकार है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जरूर करें। मगर मेक दिल्ली, क्या उन्होंने दिल्ली का क्या किया है? डेंगू हो रहा है, घर घर में लोग परेशान हैं, घर घर में लोग बुखार में पड़े हुए हैं। क्या एक श्वेत पत्र इनको डेंगू के बारे में नहीं निकालना चाहिए? इनको अगर मेक इन इंडिया के बारे में इतनी चिंता है, करिएगा सर, पहले एक वो तो निकालिए श्वेत पत्र की कहां कहां बेड बढ़ा है। अगर बच्चे को डेंगू हो जाए, आधी रात को भाग के जाना पड़े, तो कौन से 7 अस्पताल ऐसे हैं जहां पहुंचे? ये मेक दिल्ली कौन करेगा?
क्या आप कोई मंगल ग्रह से आके मेक दिल्ली करेगा? आपको दिल्ली दिया गया, इतने बड़े मेजोरिटी से दिया गया, हम लोगों ने हार माना, आपको दिया। उसके बाद आप तुरंत इंडिया की पॉलिटिक्स में मेक इन इंडिया कैसा होना चाहिए वहां पहुंच गए। देखिए, आप अपने जिम्मेदारियों से, आप देखिए, एक बात और याद दिलाता हूं, जब चुनाव के कैंपेनिंग चल रही थी, नरेंद्र केजरीवाल क्या कह रहे थे कि मैं जिस गांव में जाता हूं लोग कहते हैं अरे जमीन ले जाओ, मेरी जमीन पड़ी हुई है, यहां स्कूल बनाओ, मेरी जमीन ले जाओ, यहां पे अस्पताल बनाओ। आप बताइए कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बनने शुरू हो गए हैं लोगों के जमीन लेके? आप भी तो वहां गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, आप अपना हिसाब दे पाएंगे? और ये शब्द कि कटोरा लेके प्रधानमंत्री भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दुबई जाके आप अपने पार्टी के लिए चंदा मांग रहे थे बिजनेस क्लास में, वो क्या था? आधी रात को 2 करोड़ का चंदा आ रहा था, वो क्या था? आप बताइए, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये उचित है क्या? ठीक है, बात डिबेट पे हो रही है। रागिनी में आता हूं, 1 सेकंड दीजिए मुझे, दिलीप पांडे का जवाब ले लूं पहले, क्योंकि सीधा हमला बोला है दिलीप पांडे पर और अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने। दिलीप, जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव से पहले चल रहे प्रयासों को चुनाव के बाद के सरकार के प्रयासों से तुलना करना मतलब कटहल को आप डेंगू ऑरेंज अभी से हुआ कंपेयर है, करने की डेंगू कोशिश अभी कर हुआ रहे है, हैं। डेंगू हम अभी हुआ बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। पता नहीं संबित जी को इसको समझने में तकलीफ क्यों हो रही, मेरी समझ से एकदम बाहर है। बात कर रहे हैं कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। आप देखिए कि चाइनीज प्रीमियर उसी दौरे के दौरान अमेरिका गए हुए हैं और वहां पे उनको मिलने के लिए जकरबर्ग आते हैं। मेक दिल्ली बना दिया, डेंगू से दिल्ली निपटने के लिए तैयार हो गई। ये कंपनी वो कंपनी के दरवाजे प्रधानमंत्री के बारे में गिड़गिड़ाना, कटोरा लेना, इन शब्दों के जवाब देना चाहेंगे? अपना घर अगर ठीक हो तो इन्वेस्टमेंट आता है। दिलीप, इन शब्दों के जवाब देना चाहेंगे? माननीय संबित पात्रा जी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी शासित एमसीडी जब डेंगू के रोकथाम में प्रिवेंशन में फेल हो गई, इसके बाद आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन और सरकार पूरी मुस्तैदी से इस संघर्ष में आगे लगा हुआ है। तो आप इससे आप सवाल पूछने के, प्रश्न पूछने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हम तो फिर भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, इस देश का एक सामान्य नागरिक इतना सवाल पूछिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री सवाल कर सकता है। तभी हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है। नहीं रोक सकते हैं कि आप कन्याकुमारी में रहते हैं तो दिल्ली में रहने वाले प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, संवाद जो दिलीप पांडे 1 मिनट। रागिनी नायक, फिर राकेश सिन्हा आपके पास। रागिनी नायक, देखिए, संबित पात्रा जी की एक बात में दम है कि प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए बेहतर शब्दों का चयन हो सकता था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रियलिटी से एक्चुअल रियलिटी में कब आएंगे, यथार्थ की बात कब करेंगे? कुछ आंकड़ों की बात संबित पात्रा जी ने की, मैं कुछ और आंकड़े भी रख सकती हूँ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो 0.02% तक सिमट गई है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 2065 मिलियन टन से 2052 मिलियन टन हो गया है। मुझे ये भी बताना अब देखिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, ये भी बताना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है वो भी जो हमारे समय में 8.7% थी, आज 2.4% हो गई है। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के साथ भ्रष्टाचार और स्कैम जो आपके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के हैं वो भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कॉल ड्रॉप हो रही हैं, उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं बढ़ रहा है हिंदुस्तान का, सर्विसेज पर कश्मीर में, गुजरात में जीडीपी बढ़ रहा है, बैन लग रहा है। ये सब हो रहा है, इसलिए जीडीपी बढ़ रहा है। इंटरनेट न्यूट्रलिटी के लिए लोगों को यहाँ पर पूरा प्रेशर सरकार पे बनाना पड़ रहा है। तो ये आपकी करनी है और कथनी है डिजिटलाइजेशन की, जो आप विदेश में जाकर बात कर रहे हैं। ये सब कहाँ कह रहे हैं? आप तो मोदी जी के माँ के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा। आप मोदी जी के विदेश यात्रा पे हमला कर रहे हैं, उसका उत्तर राजीव गांधी उसके सृजनहार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग, राजीव जी जब संसद में आईटी रेवोल्यूशन की बात करते थे तो भाजपा के लोग बैलगाड़ी में आकर सृजनहार तो पूरे ब्रह्मांड के ही नेहरू जी हैं। आप इस तरीके की आपकी राजनीति है। वही राकेश सिन्हा क्या कर रहे हैं? राकेश सिन्हा नेहरू जी की बात करते हैं। नेहरू जी याद दिला दूं, अक्टूबर राजीव जी क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड के नेहरू जी से नेहरू जी गए थे तो इसलिए उस पे डिबेट जिस मत करिए। तरीके का रिसेप्शन दिया था, नेहरू जी को रिसीव करने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति फोटो लाओ नेहरू जी की जल्दी से, अभी पूजा करना शुरू करूंगा। ये 24 घंटे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और कुछ है कि नहीं? दुखती रह गए नेहरू जी, एक मिनट, आपकी दुखती ना गए नेहरू जी का फोटो, अभी पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि और ये क्या है? 24 घंटे सुबह से रागिनी आपने बहुत सी बातें बोली, मैं जवाब ले लूं। और कोई भगवान रागिनी, आपने बहुत से आरोप लगाए, आपने बहुत से तर्क दिए, मुझे खामोश कराया, मैं आपको भी करा रहा हूं, खामोश कराना मैं आपको भी करा रहा हूं। लगातार बोलते जा रहे हैं रागिनी जी, मैं आपको भी करा रहा हूं, नहीं करने दे रहे हैं। आपने अपनी बात पूरी की, आप मेरा वॉल्यूम भी डिप नहीं करेंगे। अरे मैं फोटो खोज रहा हूं नेहरू जी की, दंडवत होने के लिए।
संबित फोटो खोज रहा संबित है, नेहरू जी की फोटो संबित जी दिखा रहा है। संबित जी पूरे ब्रह्मांड के संबित बारे में जी संबित जी संबित सब जी कुछ नेहरू जी ने किया संबित है। जी संबित अरे जी राहुल जी कहाँ संबित गए थे? जी पूरे देश ने देख लिया। सुबह से शाम देखो तक नेहरू जी, नेहरू जी के बाद मोदी और जी कोई क्या जी देश नहीं के है। लिए लेके आए हैं, संबित ये तो दिखा रागिनी, अगर आप दीजिए। ऐसे ही तू थोड़ी मैं करेंगे तो पारदर्शिता मुझे की आप बात दोनों को भी ऑडिट करिए। करना पड़ेगा। नेहरू जी प्लीज की विरासत के खिलाफ जितना प्लीज बोलेंगे राकेश सिन्हा, उतनी वो और मजबूत राकेश होगी। सिन्हा, मैं चाहूंगा, आपका बीच में ऑडियो चला गया था, शायद आपने सुना होगा जो बात यहाँ पे रागिनी ने की, आप जवाब देना चाहेंगे जिस तरीके से आप जवाहरलाल नेहरू पर हमला कर रहे हैं। रागिनी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का किस तरीके से स्वागत हुआ था 1949 में, वो सारी दुनिया जानती है। आप उस फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं क्या डिस्टॉर्ट करूंगा, ये इतिहास की बातें सबके सामने है। खाद्य मंत्री एस.के. पाटिल हुआ करते थे नेहरू जी के कैबिनेट में। जब अमेरिका जाते थे, आंसू आ जाएगा, सुमित जी आप पढ़ें इतिहास, 3 महीने के लिए गेहूं इशू करता था अमेरिका, कहता 3 महीने का पहले खाना खा लो, फिर दूसरा 3 महीने का दूंगा। तब भी भारतीय जनसंघ और बाकी विपक्षी पार्टियों ने नेहरू जी पर हमला नहीं बोला, क्योंकि देश की ऐसी परिस्थिति बन गई थी। देश ने कहा स्वावलंबी बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा इतना ही मानना है कि देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई मिनिस्टर यदि बाहर जाता है तो अपने घर के लिए पैसा लेने नहीं जाता है, देश के लिए लाने जाता है। उस पर आपकी आलोचना हो सकती है। मेरी बात सुन लीजिए। भीख मांगने गए थे। अरे नेहरू, और आप कह रहे हैं कि किसी ने नेहरू को जलील नहीं किया। इस चैनल पे तो आप ही बैठकर जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि नहीं कि नेहरू कटोरा लेके गए थे। अरे मेरी बात तो मोदी सुन जी के लीजिए, लिए कोई कटोरा की बात चिल्लाने करता है तो से आपके सुमित पेट जी में उनको दर्द चुप हो कीजिए, जाता है। सुमित जी रागिनी चुप जी, कीजिए, मैं अब धीरे से जाऊं। रागिनी जी ने आपकी एक बात पकड़ी है राकेश सिन्हा साहब, और उस फ्रेज पर वो सफाई चाहती हैं। सभी चैनलों पर चिल्लाती हैं। चिल्लाने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ डिबेट मैं नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं कहा। ये चिल्लाने वाले प्रवक्ता के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता एक हूँ। मिनट सुमित जी, मेरे पास वक्त की कमी है। अरे पहले बात रागिनी जी, राकेश जी, अगर आप ऐसे ही आपस में बात करेंगे इन बातों का जवाब रागिनी नायक, तो मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा डिबेट का टाइम पूरा जाया हो चुका है। हम शोर शराबा करते रहे और सुमित जी, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाया। एक सुमित जी, राकेश जी, मुझे वाइंड अप करना होगा, माफी के साथ। सुमित जी, माफी के साथ मुझे सुमित जी, मैं अंतिम बात, सुमित जी अंतिम बात कर, चलिए 10 सेकंड। सुमित जी, मैं अंतिम बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए, मैंने कहा था 62 में चीन से युद्ध हारने के बाद नेहरू जी किस प्रकार से अमेरिका से हथियार मांगने गए, इतिहास साक्षी है, पढ़ लीजिए, पढ़कर डिबेट में आया कीजिए। बिना पढ़े मैं माफी के साथ स्टूडियो में मत आया कीजिए। मैं माफी के साथ नेशनल पार्टी के संबित पात्रा, रागिनी नायक, दिलीप पांडे, राकेश सिन्हा, माफी के साथ आप सबका शुक्रिया। लेकिन क्या ये जायज था? एक प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर है और यहाँ पर उन पर हमला करना और इस तरह की टिप्पणियां करना आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या लगता है आपको? इस पर सोचिएगा जरूर। गिड़गिड़ाना, कटोरा लेना, कटोरा लेकर घूमना, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल होना चाहिए था क्या?